अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। ओके, हम लोगों ने जो लास्ट टॉपिक कवर किया था वो हमारा था अबाउट द इंटरफेस। ठीक है, हम लोगों ने डिफरेंट फेजेस पढ़ी थी, किसकी, इंटरफेस की। अब हमारी इंटरफेस क्लियर हो चुकी है फ्रॉम द सेल साइकिल। आपको पता है सेल साइकिल की दो फेजेस होती हैं, एक इंटरफेज एक माइटोटिक फेज। ठीक है, इंटरफेज हमने कर ली है ख़त्म। अब हम बात करने जा रहे हैं माइटोटिक फेज की, जिसको हम कहते हैं माइटोसिस। ठीक है, क्या कहते हैं, माइटोसिस। अच्छा, जो माइटोसिस है उसकी हिस्ट्री क्या है। 1880 में एक जर्मन बायोलॉजिस्ट थे, ठीक है, जर्मनी के रहने वाले थे, उनका नाम था वेल्डर फ्लेमिंग। ठीक है, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कहा जो डिवाइडिंग सेल है, कौन सा, डिवाइडिंग सेल। एक्सपेरिमेंट किस पे किया, डिवाइडिंग सेल पे। उन्होंने उसको एग्जामिन किया, ऑब्जर्व किया। ठीक है, और उन्होंने कहा कि जो डिवाइडिंग सेल का न्यूक्लियस है, क्या है, न्यूक्लियस, ये डिफरेंट चेंजेस से गुजरता है। ठीक है, डिफरेंट चेंजेस से गुजरता है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। यानी जब सेल डिवाइड हो जाता है तो उसका न्यूक्लियस, उसमें बहुत सारी सीरीज ऑफ चेंजेस आती हैं। ठीक है, सीरीज ऑफ चेंजेस आती हैं। उन्होंने इस सीरीज ऑफ चेंजेस को कहा कि ये माइटोसिस है। क्या कहा कि ये क्या है, माइटोसिस। ये वेल्डर फ्लेमिंग ने क्या किया, डिवाइडिंग सेल को ऑब्जर्व किया और उन्होंने कहा कि जो डिवाइडिंग सेल का न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस को आपको पता है क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं। ठीक है, ब्रेन ऑफ द जो सेल है उसके अंदर बहुत सारी चेंजेस आती है, चेन आती है चेंजेस की, सीरीज ऑफ चेंजेस। ठीक है, वो चेंजेस आती हैं, उस चेंजेस को उन्होंने क्या नाम दिया, माइटोसिस। ठीक है, तो माइटोसिस की जो प्रॉपर डेफिनेशन है उसमें क्या आता है, उसमें है कि ये डिवीजन ऑफ सेल है। सबसे पहले तो क्या हम कहेंगे, डिवीजन ऑफ सेल है। जो सेल को डिवाइड कर देता है इनटू टू सेल्स, डिवीजन ऑफ सेल इन विच सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स with the same number of chromosomes as in the parent cells। ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। किससे सेम होते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, सेम। किससे सेम होते हैं, पेरेंट सेल से। ठीक है, अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम है तो इसका मतलब कि वो जो सेल बनेंगे, ठीक है, जो सेल बनेंगे वो क्या होंगे, आइडेंटिकल, आइडेंटिकल सेल्स आर प्रोड्यूस्ड। आ गई बात समझ। माइटोसिस की डेफिनेशन कैसे होगी, डिवीजन ऑफ सेल इन विच अ सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स and the number of chromosomes in these cells are same as in the parent cells। is that clear। उन्होंने कहा कि एक सेल था, ठीक है, वेल्डर फ्लेमिंग ने ही बताया ये हमें कि माइटोसिस क्या होती है, सीरीज ऑफ चेंजेस इन द न्यूक्लियस। ओके, उन्होंने क्या कहा, डेफिनेशन में हमने क्या देखा, क्या है, डिवीजन ऑफ सेल है, इसमें सेल ने क्या किया, डिवाइड हो गया। ठीक है, डिवाइड होके टू डॉटर सेल्स बना दिए, बन गए डॉटर सेल्स। ठीक है, अगर इसमें 23 क्रोमोसोम थे तो इन दोनों में भी 23 क्रोमोसोम्स होंगे। आ गई बात समझ, और ये भी सेम होंगे जैसे ये था। क्लियर। ये इसका दूसरा पॉइंट होगा कि ये सिर्फ किस में होती है, यूकैरियोट्स में। किस में होती है, यूकैरियोट्स में। अब रीज़न आप लोगों को पता होनी चाहिए क्योंकि आप डेफिनेशन कर चुके हैं, क्योंकि इसमें चेंजिंग्स आती हैं न्यूक्लियस में और प्रोकैरियोट्स के पास न्यूक्लियस ही नहीं होता। ठीक है, प्रोकैरियोट्स के पास क्या नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता।
अब जब इनके पास न्यूक्लियस ही नहीं है तो जो माइटोसिस जो सारी गेम ही न्यूक्लियस की है तो वो इसमें ऑब्वियसली नहीं होगी। आगे बात समझ। प्रोकैरियोट्स में माइटोसिस नहीं होती जबकि यूकैरियोट्स में माइटोसिस होती है। अब यूकैरियोट्स के भी कौन से सेल में माइटोसिस होती है, तो इनके यूकैरियोट्स के सोमैटिक सेल्स में, ठीक है। सोमा वर्ड से निकला है सोमैटिक, और सोमा का मतलब होता है बॉडी, ठीक है, बॉडी सेल्स, यानी आपकी बॉडी के जितने सेल्स हैं वो सब क्या हैं, सोमैटिक सेल्स, ठीक है। सोमैटिक सेल्स में क्या होनी है, माइटोसिस, ठीक है। सोमैटिक सेल्स में क्या होनी है, माइटोसिस। यही अगर बात की जाए जर्म लाइन सेल्स की, किसकी बात की जाए, जर्म लाइन सेल्स की, जर्म लाइन सेल्स, ठीक है। जर्म लाइन सेल्स वो सेल्स होते हैं जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, गैमीट्स, ठीक है। गैमीट्स का आपको पता है क्या होते हैं, गैमेट्स क्या होते हैं, जो आपके रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सेल्स। अच्छा, मेल में ये सेल्स, ये गैमीट्स प्रोड्यूसिंग सेल्स यानी कि ये जो जर्म लाइन सेल्स हैं, मेल्स में किधर होंगे, टेस्टिस में, ठीक है। मेल्स में ये किधर होंगे, टेस्टिस में, जबकि फीमेल्स में ये किधर होंगे, ओवरीज में, ठीक है। ओवरी में किधर, फीमेल में होंगे, और टेस्टिस में किधर होंगे, मेल्स में, ओके। आगे बात समझ। जर्म लाइन सेल्स के अलावा बॉडी के जितने भी सेल्स हैं उनमें होती है माइटोसिस, जबकि जर्म लाइन सेल्स जो कि गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं, और वो गैमीट्स कौन से होते हैं, गैमीट्स कौन से होते हैं, गैमीट्स होते हैं फीमेल में एग सेल्स और मेल में स्पर्म, ठीक है। आगे बात समझ। माइटोसिस की कंडीशंस है हम लोगों ने देखी। सबसे पहले तो वो सिर्फ किस में होते हैं, यूकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स के भी सोमैटिक सेल्स में, ठीक है। सोमैटिक सेल्स में क्या होगी, माइटोसिस, जबकि जो जर्म लाइन सेल्स है उसमें होती है मियोसिस। क्या होती है, मियोसिस, ठीक है। मियोसिस, इसके अंदर सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आते थे, ठीक है, ये सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे। मियोसिस में क्या होता है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आते हैं। या आगे जाके आप डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल इतना ही समझ लें कि इसमें क्या होते हैं, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आते हैं इन द डॉटर सेल। आगे बात समझ। माइटोसिस क्या था, डिवीजन ऑफ सेल इनटू 2 डॉटर सेल्स, ठीक है। डॉटर सेल्स में डिवाइड हुआ और वो उन डॉटर सेल्स के अंदर क्रोमोसोम का नंबर सेम होगा जो पेरेंट सेल में था। इतनी बात समझ आ गई, ठीक। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि जो माइटोसिस है वो सिर्फ यूकैरियोट्स में होती है, ठीक है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स के पास न्यूक्लियस नहीं होता, और माइटोसिस नाम ही न्यूक्लियस की सारी चेंजेस का है, ठीक है, जो हमने ऑब्जर्व की थी चेंजेस न्यूक्लियस के अंदर। आगे बात समझ, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स में माइटोसिस नहीं होगी। इसके अलावा आप फर्दर भी रीजंस पढ़ेंगे कि प्रोकैरियोट्स में माइटोसिस और किस वजह से नहीं होगी। सोमैटिक सेल्स में होगी यूकैरियोट्स के, इसके अलावा जर्म लाइन सेल्स में नहीं होगी। डिफरेंस भी आता है, डिफरेंस बिटवीन सोमैटिक सेल्स एंड जर्म लाइन सेल्स, ठीक है। सोमैटिक सेल्स
जो बॉडी के सेल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं सोमेटिक सेल्स, और उनमें क्या होती है, माइटोसिस, ठीक है। जबकि जर्मनाइन सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जो किसको प्रोड्यूस करवाते हैं, गेमीट्स को। जर्मनाइन सेल्स आर दो सेल्स दैट प्रोड्यूस गेमीट्स, ठीक है, और वो गेमीट्स को प्रोड्यूस करवाएंगे और उनके अंदर क्या होगी, मियोसिस, क्या होती है उनमें, मियोसिस। तो ये डिफरेंस है किसका, सोमेटिक सेल्स का और जर्मनाइन सेल्स का। आ गई बात समझ? ठीक है, किसकी फेजेस, माइटोसिस की। पहले हमने इंटरफेज की फेजेस पढ़ी थी जो G1S और G2 फेज थे, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं माइटोसिस। हमने कहा था इंटरफेज होती है लंबी, ठीक है, इसलिए हमने उसकी पढ़ ली फेजेस। अब ये माइटोसिस है, हम इसकी भी फेजेस पढ़े, हालांकि ये छोटी होती है, ठीक है। और मज़े की बात ये है कि माइटोटिक फेज की फेजेस भी आगे बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू इंटरफेज, ओके। तो इसमें हमें ये पता चलता है कि इसकी फेजेस बनाने का मतलब ये होता है कि इसमें स्टेप बाय स्टेप काम हो रहा है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप काम हो रहा है, और हर स्टेप में एक स्पेसिफिक काम होगा और हम स्टडी करेंगे कि कौन सा काम होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसकी फेजेस कौन कौन सी हैं। पहली फेज है इसकी प्रोफेज, ठीक है, प्रोफेज। दूसरी इसकी फेज है मेटाफेज। तीसरी इसकी फेज है एनाफेज। और लास्ट वन है इसकी फेज टीलोफेज, ठीक है। ये बहुत मज़े की फेजेस हैं और बहुत इजी फेजेस हैं, ठीक है। नाम देख के ना घबरा जाना कितनी सारी, ठीक है, बस 4 ही तो हैं, ठीक है। तो अब हम जो पहली स्टडी करने जा रहे हैं वो है प्रोफेज। अगर आपको भूल जाए तो आप इनको ऐसे भी याद रख सकते हैं, PMAT, ठीक है, खैर भूलेगी नहीं अगर ध्यान से पढ़ी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं, प्रोफेज। प्रो का मतलब होता है बिफोर, प्रो का क्या मतलब होता है, बिफोर, ठीक है। अब सेल डिवाइड करने से पहले होगा ये काम, ठीक है। इस फेज का ये सबसे लंबी, इसमें सबसे ज़्यादा काम होंगे, ठीक है, प्रोफेज में। माइटोसिस की जो प्रोफेज होती है उसमें सबसे ज़्यादा काम होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो हमारा सेल है उसके अंदर क्रोमेटिन मटेरियल प्रेजेंट होता है। ये सेल है ना, इसके अंदर प्रेजेंट है क्रोमेटिन मटेरियल, ठीक है। ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है ये इतने लूज थ्रेड लाइक फॉर्म में होता है कि ये हमें दिखता नहीं है, ठीक है, लूज थ्रेड लाइक फॉर्म में, और ये हमें नजर भी नहीं आता, क्या, क्रोमेटिन। फिर क्या होता है, प्रोफेज के अंदर जो ये क्रोमेटिन मटेरियल है ये कंडेंस होता है, ठीक है। अगर ये इतना थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था ना, कंडेंस होगा, यानी गाढ़ा होना, कहते हैं ना कंडेंस मिल्क, गाढ़े वाला दूध, वो किस तरह से कंडेंस होता है, ये फोल्ड हो जाता है, ठीक है। मतलब अगर एक कपड़ा पड़ा है ना तो वो फैला हुआ होगा, जब हम उसकी तह लगा देते हैं, ठीक है, उसको फोल्ड कर देते हैं तो वो वो मोटा बन जाता है ना। इसी तरह ऐसे होगा कि क्रोमेटिन मटेरियल पहले तो लंबा लंबा और काफ़ी जगह पे फैला हुआ होगा, लेकिन नज़र नहीं आएगा क्योंकि वो बारीक बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। जैसे ही हम उसकी तह लगाएंगे, उसको कंडेंस करेंगे, तो वो हमें नज़र आना शुरू हो जाएगा और वो बन जाएगा क्रोमोसोम, ठीक है। ये कंडेंस हुआ और क्या बन गया, क्रोमोसोम। एक काम तो पहला ये हो गया, ठीक है, क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस हुआ, क्रोमोसोम की फॉर्म में आया और नजर आना शुरू हो गया।
इसके बाद आपने पढ़ा था 4th चैप्टर में कि न्यूक्लियस के करीब ऑर्गेनल होती है जिसका नाम होता है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल्स किधर प्रेजेंट होते हैं? नियर द न्यूक्लियस। अब ये सेंट्रियोल्स क्या करेंगे? डुप्लीकेट। एक सेंट्रियोल होगा तो हम उसको बोलते हैं सेंट्रियोल। अगर सेंट्रियोल 2 होंगे तो हम उसको बोलते हैं सेंट्रोसोम। क्या बोलते हैं? सेंट्रोसोम। ठीक है, सेंट्रियोल ने क्या किया? डुप्लीकेट किया। अब डुप्लीकेट करने के बाद ये 2 सेंट्रोसोम्स बन गए। ऐसा ही हुआ, 2 सेंट्रोसोम्स बन गए। ठीक है, अब ये सेंट्रोसोम्स दो, एक सेंट्रोसोम, ये एक सेल था ना, ये 2 सेंट्रोसोम बन गए। ठीक है, अब पता क्या होगा अगले स्टेप में? सेंट्रोसोम जो होंगे ये एक इस साइड पे रह जाएगा और एक इस साइड पे चला जाएगा। ठीक है, बड़ा बना देती हूँ ताकि दिख जाए। ठीक है, ये समझे सेंट्रोसोम्स हैं, यानी 2 सेंट्रियोल्स। ये एक इधर चला जाएगा और एक इस किनारे पे आ जाएगा। ठीक है, सेल के एक ऑपोजिट किनारों पे ये मूव कर जाएंगे। ठीक है, ये काम हो गया। ठीक है, इसके अलावा एस फेज में पढ़ा था, जो क्रोमोसोम था वो डबल हो गए थे। डुप्लीकेट किया था ना इस फेज में क्रोमोसोम्स ने। इंटरफेज में ही क्रोमोसोम्स डबल होके हमारे पास माइटोटिक फेज में पहुंचे हैं, जिसकी पहली फेज ही प्रोफेज है। ठीक है, यानी कि इस वक्त जो हमारे पास क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं वो डबल है। ठीक है, मतलब अगर एक क्रोमोसोम ऐसे था, ठीक है, अब उसके साथ एक और भी प्रेजेंट होगा ऐसे, तो इसका मतलब ये ऐसे प्रेजेंट होंगे। आ गई बात समझ? ठीक है, ये क्रोमोसोम सिस्टर क्रोमेटिड्स की फॉर्म में प्रेजेंट है। ये एक क्रोमेटिड और ये एक क्रोमेटिड। ठीक है, सिस्टर क्रोमेटिड्स। इसको क्या बोलेंगे? क्रोमेटिड। ओके, और ये क्या बना रहे हैं? क्रोमोसोम्स। ठीक है, अब ये जो दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ये जिस पॉइंट पे अटैच होंगे, इनका अटैचमेंट पॉइंट, इसको हम बोलते हैं सेंट्रोमेयर। क्या बोलते हैं? सेंट्रोमेयर। आ गई बात समझ? इस सेंट्रोमेयर पे प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं इस तरह। ठीक है, ठीक है, इस प्रोटीन को हम कहते हैं काइनेटोकोर। क्या कहते हैं? काइनेटोकोर। आ गई बात समझ? अच्छा, अब इस काइनेटोकोर का क्या काम है? ये काइनेटोकोर वो प्रोटीन है जहां पे स्पिंडल फाइबर्स आके अटैच होंगे। ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स आके अटैच होंगे किस पॉइंट पे? काइनेटोकोर पे। आ गई इतनी बात समझ? ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स क्या होते हैं? स्पिंडल फाइबर्स ट्यूब्यूलिन प्रोटीन को ज्वाइन करने से बनते हैं। ठीक है, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स को ज्वाइन टुगेदर। जब ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स आपस में मिलेंगी, मिलके क्या बना देंगी? स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है, और ये भी प्रोफेज में ही होना है। ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स ने मिलना है और मिलके स्पिंडल फाइबर्स बना देने हैं। ठीक है,
ये ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स ज्वाइन किसने करवानी है? वो करवानी है इस सेंट्रियोल्स में, ठीक है। सेंट्रियोल्स ने ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स ज्वाइन कर दी जब वो किनारे पे पहुंच गए, ठीक है। उन्होंने किनारे पे पहुंच के ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स को ज्वाइन करवाया और माइक्रो ट्यूब्यूल्स बनाए, ठीक है। क्या बनाए? माइक्रो ट्यूब्यूल्स। ये माइक्रो ट्यूब्यूल्स मिले और इन्होंने क्या क्या, इनको हमने क्या कह दिया, ये क्या है? स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। और जो कंप्लीट सेट होगा स्पिंडल फाइबर्स का, यानी एक माइटोसिस में जितने भी स्पिंडल फाइबर्स बनने हुए, जब पूरे वो बन जाएंगे तो हम उनको बोलते हैं माइटोटिक स्पिंडल्स, ठीक है। कंप्लीट सेट ऑफ स्पिंडल्स को हमने क्या बोलना है? माइटोटिक स्पिंडल। इतना काम हो गया किसमें? प्रोफेज में। ये हम एनिमल सेल की बात कर रहे हैं, ठीक है। कि स्पिंडल ने पता है क्या करना है? इन्होंने दरमियान में आके हमला करना है। किसके दरमियान में? सेल के दरमियान में। और आपको पता है सेल के दरमियान में क्या होता है? न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस था ना, ठीक है। यहाँ पे सेंट्रियोल्स चले गए। सेंट्रियोल्स ने माइक्रोट्यूब्यूल्स को क्या करवा दिया? अराइज करवाया। माइक्रोट्यूब्यूल से क्या निकले? स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर्स निकलने लग गए, ठीक है। अब इन स्पिंडल फाइबर्स ने दरमियान पे जाके हमला कर देना है, यानी न्यूक्लियस वाली जगह पे, ठीक है। अच्छा, अब जो नेक्स्ट स्टेप होना है प्रोफेज में, न्यूक्लियर इन्वेलप, इसने डिसअपियर हो जाना है, ठीक है। यानी न्यूक्लियस के गिर्द जो वॉल होती है, ठीक है, वो डिसअपियर हो जाएगी, यानी क्या हो जाएगी? वैनिश हो जाएगी, गायब हो जाएगी। यूं कहते हैं कि वो आप डिजोल्व हो जाएगी इन द साइटोप्लाज्म, वो खत्म हो जाएगा न्यूक्लियस का पर्दा। इससे क्रोमोसोम्स नजर आने लग जाएंगे। एक तो पहले ही वो कंडेंस हो गए थे, ठीक है, कंडेंस की वजह से भी वो नजर आने लग जाएंगे, मोटे हो जाएंगे। इसके बाद फिर ऊपर से उनका पर्दा जो था, यानी न्यूक्लियर इन्वेलप था, वो भी खत्म हो गया, ठीक है। तो वो क्लियरली नजर आने लग जाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि क्रोमोसोम्स सिर्फ डिवाइडिंग सेल में नजर आते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस डिवाइडिंग सेल में ही क्या होना है? कंडेंस भी होना है, और डिवाइडिंग सेल में ही न्यूक्लियर इन्वेलप ने भी गायब होना है। आ गई बात समझ? प्रोफेज में क्या होना है? सबसे पहले प्रोफेज होता है बिफोर, ठीक है। सबसे अर्ली स्टेज है ये किसकी? सेल डिवीजन की, मतलब माइटोटिक डिवीजन की। इंटरफेज के बाद किसने आना है? प्रोफेज में, ठीक है। प्रोफेज में क्या होता है? क्रोमैटिन मटेरियल सेल के अंदर लूज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमें दिखते नहीं हैं इवन अंडर द माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो उन्होंने कंडेंस हुआ, मतलब उनकी तय लगी, और तय लगने के बाद वो क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो गए। क्रोमोसोम्स जो थे वो हमें दिखने लग गए। इसके अलावा ये क्रोमोसोम सिंथेटिक फेज में ही डुप्लीकेट हुए थे, ठीक है। तो इसका मतलब अगर एक क्रोमोसोम होगा तो उसके साथ दूसरा भी होगा, यानी एक क्रोमेटिड के साथ दूसरा क्रोमेटिड होगा, ओके। दोनों क्रोमेटिड्स को मिला के क्रोमोसोम बनेगा, और वो दो क्रोमेटिड्स किसके किस पॉइंट पे कनेक्ट होंगे? सेंट्रोमेयर, ठीक है। सेंट्रोमेयर पे दोनों कनेक्ट होंगे, ठीक है। और उनके गिर्द एक प्रोटीन होगी जिसका नाम होगा काइनेटोकोर, ठीक है। उस काइनेटोकोर प्रोटीन्स पे आके स्पिंडल फाइबर्स अटैच होंगे, ठीक है। सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होंगे नियर द न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के करीब सेंट्रियोल्स प्रेजेंट है। एक सेंट्रियोल होगा तो सेंट्रियोल ही कहेंगे, दो सेंट्रियोल्स होंगे उनको कहेंगे सेंट्रोसोम्स, ठीक है। अब अगर एक सेंट्रियोल था, सेल में न्यूक्लियस के गिर्द दो सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं, और वो दोनों डबल हो गए, तो इसका मतलब 4 सेंट्रियोल्स हैं अब, और 2 सेंट्रोसोम हैं, ठीक है, ठीक है। अब दोनों सेंट्रोसोम एक पोल पे चला गया और दूसरा दूसरे पोल पे चला गया, दोनों किनारों पे आ गए। अब इन्होंने किनारों पे आके क्या किया? जो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स प्रेजेंट थी, वो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स हमने G2 फेज में बनाई थी, ठीक है। G2 फेज के अंदर जो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स बनी थी,
वो उसने पूरे सेल से इकट्ठी करके माइक्रोट्यूब्यूल्स बना दिया। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स बने, जब माइक्रोट्यूब्यूल्स ने मिलके क्या बना दिया, स्पिंडल फाइबर्स। और जब हमारे पास एक माइटोसिस की सारी स्पिंडल फाइबर्स बन गई, पूरा सेट रेडी हो गया, तो हमने उस सेट को नाम दिया माइटोटिक स्पिंडल का। आ गई इतनी बात समझ? हमने उसको क्या नाम दिया, माइटोटिक स्पिंडल का। ठीक है, अब ये माइटोटिक स्पिंडल अटैच होंगे, किधर अटैच होंगे, काइनेटोकोर पे। किसकी काइनेटोकोर? काइनेटोकोर किधर थी, क्रोमोसोम्स पे। ठीक है, क्रोमोसोम्स के काइनेटोकोर के साथ अटैच होंगे। ठीक है, और ये फिलहाल वो नेक्स्ट फेज में होंगे। फिलहाल जो स्पिंडल फाइबर्स है उन्होंने दरमियान पे हमला किया है, और वो दरमियान कौन सा था, न्यूक्लियस। और इसके अलावा नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, न्यूक्लियर इन्वेलप जो थी वो डिसअपेयर हो गई। न्यूक्लियर इन्वेलप के साथ न्यूक्लियोलस, ठीक है, न्यूक्लियोलस भी डिसअपेयर हो गया। ठीक है, न्यूक्लियोलस पता है ना, ये अब तक हम बात कर रहे थे किसकी, एनिमल सेल की। प्लांट सेल में क्या होता है, प्लांट सेल में जो सेंट्रल जगह होती है वो किसकी होती है, वैक्यूल की, और न्यूक्लियस साइड पे लगा होता है। ऐसा ही होता है ना, वैक्यूल दरमियान में होता है। तो प्रोफेज में आने से पहले क्या होगा कि ये न्यूक्लियस साइड पे सॉरी दरमियान में आ जाएगा, और वैक्यूल को साइड पे कर देंगे। ठीक है, वैक्यूल साइड पे हो जाएगा, न्यूक्लियस दरमियान में आ जाएगा। न्यूक्लियस का दरमियान में आना ज़रूरी है क्योंकि सेल को दो हिस्सों में डिवाइड करना है, जिसके लिए न्यूक्लियस का दरमियान में आना ज़रूरी है। इसलिए प्लांट सेल में क्या होगा, प्रोफेज में आने से पहले न्यूक्लियस को दरमियान में सेल कर देगा, और वैक्यूल को कहेगा भाई तुम अब थोड़ी देर के लिए साइड पे हो जाओ। ठीक है, वैक्यूल साइड पे हो जाएगा, न्यूक्लियस दरमियान। अच्छा, आप लोगों को पता हो तो आप लोगों ने पढ़ा था कि प्लांट सेल के अंदर सेंट्रियोल्स नहीं होते। प्लांट सेल के अंदर सेंट्रियोल्स नहीं होते। ठीक है, अच्छा, अब जब प्लांट्स में सेंट्रियोल्स नहीं होंगे तो स्पिंडल फाइबर्स कैसे बनेंगे, माइक्रोट्यूब्यूल्स कैसे बनेगी, क्वेश्चन है ना। ठीक है, सेंट्रियोल्स ने ही तो स्पिंडल फाइबर्स बनवाए हैं। ठीक है, तो अब अगर प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं है तो स्पिंडल फाइबर किस तरह से बनेंगे, तो इसमें पता है क्या होगा, जो न्यूक्लियर इन्वेलप है ना, इसकी न्यूक्लियस की वॉल्स के साथ सारी ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स जमा होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, क्या जमा होनी शुरू हो गई, ट्यूब्यूलिन्स, और फिर ये माइक्रोट्यूब मिल जाएंगे जमा होके, उसके बाद ये ज्वाइन कर जाएंगी, और ज्वाइन होने के बाद ये माइक्रोट्यूब्यूल्स बना देंगी, और माइक्रोट्यूब्यूल्स पे स्पिंडल फाइबर्स बना देंगे। आ गई बात समझ? ठीक है, प्रोफेज ऑफ एनिमल्स और प्लांट सेल्स में इतना ही डिफरेंस है कि प्रोफेज से पहले प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियस ने दरमियान में आना है और वैक्यूल को साइड पे कर देना है। ठीक है, उसको कहेगा कि तुम हमेशा दरमियान में रहते हो, अब मुझे काम है, मैंने दरमियान में जाना है। ठीक है, तो वैक्यूल कंप्रोमाइज कर लेगा, उसको दरमियान में आने देगा। ठीक है, फिर अब एक और मसला आ गया, इनके पास सेंट्रियोल भी नहीं होता, तो स्पिंडल फाइबर्स हमने बनवाने हैं। तो उसके लिए क्या करेगा, सेल न्यूक्लियर इन्वेलप के साथ जमा करना शुरू कर देगा, किसको, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स को, और ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स आपस में मिलेंगी और मिलकर माइक्रोट्यूब्यूल्स बना देंगी, और वो माइक्रोट्यूब्यूल्स बाद में स्पिंडल फाइबर्स बना देंगे। आ गई बात समझ? और बाद में बाकी का प्रोसेस वैसे ही होगा जैसे होना चाहिए। हमारी प्रोफेज थी। आप लोगों को इसमें कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।